Hello students, welcome to class 11th accountancy. Myself Sheetal Raheja, I will teach you accountancy. बेटा 10th स्टैंडर्ड तक आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे, हिंदी, एसएस, साइंस, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इट इज़ द न्यू सब्जेक्ट. बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ अकाउंटिंग. So to understand the meaning of accounting, let us start. Here it is the chapter 1, Introduction to Accounting. This is the first chapter of your accountancy book, Introduction to Accounting. हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि अकाउंटिंग क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और या कैसे कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में हमें पता चलेगा. सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इस डेफिनेशन को बेटा हम बाद में करेंगे. सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और जब आप आगे का कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. आप अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. आप देखते हैं कि हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उस बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उसको जो है याद रख सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी आप परचेज कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी आप कुछ सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. इसको करने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है. और अकाउंटिंग के अंदर हम वही करते हैं, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. बेटा आपको यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं. पहली बात मैंने क्या कही? बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्योंकि हम अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो बिजनेस के बना रहे हैं, तो सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. जो भी हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको हम इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई भी गुड्स परचेज की सेल करने के लिए. आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने गारमेंट्स परचेज की सेल करने के लिए, तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा. लेकिन वही गारमेंट्स अगर आप अपने घर में यूज करने के लिए आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा. इसी तरीके से आप स्टाफ मेंबर्स को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन. और रेंट पे कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन. सेल करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन है. लेकिन अगर आप घर में यूज करने के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसको हम बिजनेस के बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सेकंड पॉइंट आ जाता है बेटा इन द टर्म्स ऑफ मनी. मनी टर्म्स को रिकॉर्ड करना है, मीन्स जिसको आप मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी मनी में वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. और जिनको आप मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ट्रांजैक्शंस जो है आपके 2 तरह के होते हैं. एक है आपके क्वांटिटेटिव और एक है आपके क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन कहें या मॉनेटरी कहें या जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहें, एक ही बात है. मीन्स जिसकी आप वैल्यू मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. फर्नीचर, इसका एग्जांपल क्या है? फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया? 10,000 का बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो आप देखें कि फर्नीचर की वैल्यू आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. अब हम कहें कि फर्नीचर के अंदर आपने एक टेबल और 4 चेयर्स परचेज की, तो आप ध्यान रखें, आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि 4 चेयर्स और 1 टेबल हमने परचेज की. हम क्या करेंगे? उसकी मनी वैल्यू जो है, उसकी मनी के अंदर वैल्यू कितनी है, उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्नीचर था वो 10,000 का है, तो हम 10,000 रिकॉर्ड करेंगे. हमने स्टाफ मेंबर्स को सैलरी दी, उसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे. अब हम ले लेते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन आपके होते हैं क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव कहें या नॉन मॉनेटरी कहें या नॉन फाइनेंशियल कहें, एक ही बात है. अगर मान लो हमारी जो फैक्ट्री है उसमें
वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं, स्ट्राइक कर दें तो आप उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी क्वालिटेटिव टर्म्स। और उसके अलावा मान लो आपका मैनेजर जो है, फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो टैलेंटेड है या पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो आप इन टर्म्स को मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात कि अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सिर्फ दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक, अकाउंटिंग के अंदर हमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, और दूसरा उसको मनी टर्म्स के अंदर, मनी वैल्यू के अंदर जो है उसको रिकॉर्ड करना है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आप इन पॉइंट्स को फीचर्स भी कह सकते हैं या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमें जो है आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजेक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि कैसे, कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किन ट्रांजेक्शन्स को हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है उसकी मनी के अंदर वैल्यू जो है आप मेजर करेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमने 1 टेबल और 4 चेयर्स परचेज की, तो उसकी मनी के अंदर क्या वैल्यू है 10,000, तो उसकी मनी वैल्यू को मेजर करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? अब हम मनी वैल्यू को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। की बुक्स के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कहा जाता है। अब रिकॉर्डिंग किस में करेंगे? कोई ना कोई बुक्स होंगी, तो उसका नाम क्या होगा? हमारे पास जो है, जो सबसे पहली बुक होती है वो होती है जर्नल। अगर हमारा बिजनेस जो है स्मॉल साइज का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई भी रिटेल शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो है एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस बुक का नाम होता है आपका जर्नल। लेकिन अगर जैसे जैसे बिजनेस का साइज लार्ज हो जाता है, मान लो बहुत बड़ी कंपनी के हमने बुक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो उसको हम एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम फर्दर इस जर्नल को कुछ बुक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसको हम कह देते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या कहते हैं बेटा? सब्सिडरी बुक्स। तो क्या बात बताई मैंने कि व्हेन द बिजनेस साइज इज स्मॉल, ऑल द ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, एंड व्हेन द बिजनेस साइज इज लार्ज, देन द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। तब हम इसी जर्नल को फर्दर कई बुक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये बुक कौन कौन सी होती है? सबसे पहली बुक कैश बुक होती है, जिसके अंदर सारे कैश ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट होती है हमारी परचेज बुक और सेल्स बुक। इसमें हम क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी। तो कैश ट्रांजेक्शन, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब हम परचेज करेंगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल करेंगे तो सेल्स बुक में। उसके बाद नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी बेटा सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, जिसके अंदर जो भी गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल की, अगर वो हमारे पास रिटर्न हो जाती हैं और या हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उनको इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट आ जाती है बुक हमारी जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर जो है एक तरह से बिल्कुल जर्नल की तरह ही होती है, लेकिन जब हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स के अंदर नहीं रिकॉर्ड होते, वो सब रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इस बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर। इस तरीके से हमारे पास 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। सबसे पहले कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन के लिए, परचेज एंड सेल्स बुक क्रेडिट सेल एंड परचेज के लिए,
सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक आपकी रिटर्न्स के लिए, और बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, और लास्ट बुक आ जाती है आपकी जर्नल प्रॉपर। अब हमने क्या किया, बुक्स के अंदर तो रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, आप देखते हैं कि बिजनेस के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ही पर्सन से आप बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं। कभी आप उससे परचेज कर रहे हैं, कभी आप सेल कर रहे हैं, या आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपको रिटर्न कर रहा है। और इसी तरीके से आप कोई भी गुड्स जो है बार बार परचेज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि आप ये देखना चाहते हैं कि एक अकाउंट का क्या बैलेंस है। हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग के अंदर जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं, हमारे पास एक पर्सन है राम। आप उस पर्सन से बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपने क्या किया, 5000 की गुड्स पहले परचेज कर ली, उसके बाद आपने 500 की गुड्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफेक्टिव निकल आई, तो आपने उसको क्या किया, रिटर्न कर दिया। दोबारा आपने क्या किया, 10,000 की गुड्स परचेज की, फिर से आपने क्या किया, 1,000 की रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से एक ही पर्सन से जब आप बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि अब हमारा राम के पास बैलेंस कितना है, हमें कितना जो है उसको पे करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, राम का अकाउंट बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगी, उनके लिए सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं उस हर आइटम का बैलेंस निकालने के लिए। और वो आइटम हमारा कोई भी पर्सन भी हो सकता है, और या हमारी कोई एसेट भी हो सकती है, या हमारा कोई एक्सपेंस भी हो सकता है। इस तरीके से सभी आइटम्स के लिए अलग अलग जो है अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे फॉर ईच एंड एवरी आइटम, और जिस बुक के अंदर आप बनाएंगे उस बुक का नाम है लेजर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन यूजफुल मैनर। अब आपने क्या किया, अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन कर दिया, एक एक अकाउंट सबका अलग अलग बना लिया। अब आपको क्या करना है, ईयर के एंड में आपको ये देखना होता है कि हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस क्लासिफाइड डाटा को एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि जितने भी आपने अकाउंट्स बना रखे हैं वो अलग अलग जगह पर होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, उन क्लासिफाइड डाटा को समराइज कर देंगे, समरी की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो समराइज करने का पहला स्टेप होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए थे उन सभी का बैलेंस जो है लिखा जाता है, समरी बनाई जाती है। उसके बाद ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, दो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और उन फाइनल अकाउंट्स का नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड बनाई जाता है थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड हमारे पास होता है बैलेंस शीट। इनको हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि जितना भी हमने क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग अकाउंट बनाए थे, हम उसको समरी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे ताकि हम उसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे क्या क्या बैलेंसेस हैं, हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो हमारे पास होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये फाइनल अकाउंट जो है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस के अंदर। और बैलेंस शीट जो है हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि हमारी कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। मीन्स हमारे पास बिजनेस का खुद का हमारे पास क्या है, या कितना हमें किसी को पेमेंट करनी है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
एनालिसिस का मतलब जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए उसका एनालिसिस किया जाएगा, कि डिसीजन लिए जाएंगे कि आगे के लिए हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए और क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए जाएंगे। वो कंक्लूजन जो है नेक्स्ट स्टेप है हमारा बेटा कम्युनिकेटिंग। तो उन कंक्लूजन को जो भी हमने एनालिसिस किया उसको कम्युनिकेट किया जाएगा डिफरेंट पार्टीज को, डिफरेंट यूजर्स को, कम्युनिकेटिंग टू डिफरेंट यूजर्स। अब ये यूजर्स क्या हैं? आप देखते हैं कि बिजनेस के से रिलेटेड काफी पार्टीज होती हैं, कि किसी से हम परचेज कर रहे हैं, किसी को हम सेल कर रहे हैं, या मैनेजमेंट है जो बिजनेस को मैनेज कर रही है, या गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना होता है। मीन्स डिफरेंट यूजर्स का मतलब है कि बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किन किन पर्सन्स के लिए यूजफुल है उनको कम्युनिकेट की जाती है। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखें कि हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़े। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने? आइडेंटिफाइंग, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी मनी टर्म्स में मेजर किया हमने वैल्यू, और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बुक्स के अंदर की जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, या हम इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे या इन बुक्स में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में और फाइनल अकाउंट्स में, और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए हम उसको डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, जिनके लिए भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल है। तो यही स्टेप्स जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी कहलाती हैं, या हम उसको प्रोसेस भी कह सकते हैं, और या हम उसको अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को मैंने एक डायग्राम के अंदर शो किया है, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल का नाम दे देते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट मेजरिंग द वैल्यू। मेजर करने के बाद हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? या तो जर्नल में करेंगे, या हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह देते हैं, या सब्सिडरी बुक्स भी कह देते हैं, या इन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्लासिफिकेशन करना है, कौन सी बुक के अंदर? लेजर के अंदर। लेजर के बाद हमें उसको समराइज करना होता है। समराइज करने के लिए पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो ईयर के एंड में बनाए जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस। और फिर से जो है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फिर से वही स्टेप्स शुरू हो जाते हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग साइकिल का नाम दे देते हैं। तो बेटा आपके इन पॉइंट्स से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपसे अकाउंटिंग साइकिल पूछा जाए तो भी आपको यही स्टेप्स बताने हैं, अगर आपसे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए तो भी आपको यही स्टेप्स बताने हैं, और अगर आपसे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए तो भी आपको यही स्टेप्स बताने हैं। तो अकाउंटिंग हमें क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज है एक तरह से, कि बिजनेस के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इन स्टेप्स को करने के बाद अब आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया? रिकॉर्ड किया। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यूजफुल मैनर के अंदर हम इसको प्रेजेंट करते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये हमारी डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही डेफिनेशन जो है आपको लर्न करनी है।
लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको मैं ये बताती तो आपको ये समझ में नहीं आता। अब मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन इजीली जो है समझ में आ गई हो। उसके